नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले 3 या 4 दिनों से आपके पास कोई वीडियो यूट्यूब पर नहीं पहुंचा था, जिसका रीज़न है कि सैटरडे और संडे को लॉकडाउन था और ये 2 दिन तो ऐसे निकल गए। 2 दिन अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो तीसरे दिन वीडियो नहीं जा पाता आपके पास। थोड़ा सा मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कानून पढ़ाता हूँ और कानून में हमारा पूरा विश्वास भी है। और इस तरह से जब कानूनी नज़रिए से सरकार कोई आदेश करती है तो हम उसमें भी पूरा विश्वास रखते हैं। इस वजह से हमने ऑफिस को बिल्कुल बंद रखा और हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया था। अब जब कानून की बात चल ही रही है तो इस 3 दिनों की छुट्टी में जो मैंने कमेंट पढ़े यूट्यूब पर आपके, और उसमें से कई बच्चों ने यूपीएसआई में मूल विधि क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, ये कमेंट के ज़रिए उन्होंने, कई बच्चों ने ऐसा पूछा था। तो मुझे लगा कि अब इस आज के वीडियो में हम आपको मूल विधि का पूरा परिचय, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको, इसके विषय में हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। जैसे हमारा जो मुद्दा है, यूपीएसआई परीक्षा में मूल विधि क्या है, यानी ये विषय क्या है। किसी और परीक्षा में मूल विधि होती नहीं है, यूपीएसआई में क्या है, तो हम इसको क्रमशः आपको बताते हैं। जैसे देखिए, पहली बात कि मूल विधि जैसा कोई विषय है ही नहीं। मूल विधि कोई विषय नहीं है, विषय जो है वो विधि है। हुआ क्या कि 2011 की जो परीक्षा हुई, 2011 में यूपीएसआई की वैकेंसी आती है। उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रावधान थे। प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल परंपरागत थी, यानी उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस के जैसे सवाल थे, विधि जैसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा होनी थी, उसका सिलेबस बिल्कुल अलग था। उसके सिलेबस में मैथ, रीजनिंग और हिंदी के साथ संविधान और मूल विधि का विषय रखा गया। अब समस्या ये हुई कि मूल विधि है क्या। संविधान तो लोगों को समझ में आ रहा था, लेकिन मूल विधि क्या है। तो यहाँ पर जैसे हमारा देश है, उसमें बहुत सारी विधियाँ हैं, हजारों विधियाँ हैं। दंड से संबंधित आईपीसी है, दंड से संबंधित सीआरपीसी है, साक्ष्य से संबंधित साक्ष्य अधिनियम है, मानवाधिकार से संबंधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, संपत्ति अंतरण अधिनियम संपत्ति से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में हमारे देश में कानून हैं। क्योंकि यह परीक्षा सब इंस्पेक्टर के लिए हो रही थी, तो भर्ती बोर्ड ने समझा कि इन बच्चों को प्रारंभिक परीक्षा पास करके जो मुख्य परीक्षा में आ रहे हैं, तो उन्हें विधि का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। अब विधि तो हजारों हैं, अलग अलग विषयों से संबंधित हजारों कानून हैं। इन हजारों कानून को तो हम सिलेबस में रख नहीं सकते। तो क्या डिसीजन लिया गया कि उन सभी कानूनों में से ऐसे कानून जो आपके जीवन में अक्सर उपयोग में आते रहते हैं, जिनसे आपका सामना होता रहता है, उसको सिलेबस में रखा जाए। जैसे कि ये, उनको सिलेबस में रख दिया जाए और ऐसे कुछ अधिनियमों को रख करके उसको नाम दिया गया मूल विधि, यानी बेसिक लॉ या फिर फंडामेंटल लॉ या फिर सब्सटेंसिव लॉ, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ऐसा कोई विषय विद्यमान नहीं रहा। तो मूल विधि को शुरुआत में लोग आईपीसी समझ लेते थे। और मज़े की बात यह है
कि 2011 की परीक्षा में मूल विधि तो थी पर आईपीसी का टॉपिक ही नहीं था। अब इस सिलेबस के जरिए हम आपको इसको पूरा समझाते हैं कि कैसे इसमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं। टॉपिक के अंदर भी कई टॉपिक हैं, उसको भी आपको समझना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं, उस अधिनियम के अंदर हमें कई अधिनियम पढ़ने होते हैं, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो 2011 की जो भर्ती थी उसमें मूल विधि का टॉपिक अलग था, यानी सिलेबस अलग था। 2016 की जो भर्ती आई उसमें मूल विधि में कुछ टॉपिक बढ़ा दिए गए। मैं उसको पहले इंगित करा दे रहा हूं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा भी। जैसे भारतीय दंड विधान, वास्तव में ये भारतीय दंड संहिता है जो 2011 में नहीं थी। दंड प्रक्रिया संहिता भी सिलेबस में नहीं था। इसके अलावा आयकर अधिनियम भी सिलेबस में नहीं था। 2011 भर्ती जो कि 2014 में उसकी मुख्य परीक्षा कराई गई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पर आने के बाद महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय भी नहीं था। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व, ये टॉपिक 2011 में नहीं थे। ये टॉपिक जोड़े गए 2016 की यूपीएसआई भर्ती में, यानी कि मूल विधि के टॉपिक को भी अपग्रेड किया गया। एक एक करके जानेंगे। यहां पर इसके अंश को समझना आपके लिए आवश्यक है। जैसे भारतीय दंड विधान, वास्तव में भर्ती बोर्ड ने जो टॉपिक लिख रखा है सिलेबस में, उसको हमने कुछ टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ जितना महत्व है उतना ही रखा है, बाकी हूबहू है। भारतीय दंड विधान वास्तव में ये भारतीय दंड संहिता है, जिसको आप कहते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ध्यान रहे 2011 की भर्ती में आईपीसी नहीं था। आईपीसी के सिर्फ 2 टॉपिक थे, एक था आत्मरक्षा का अधिकार और दूसरा था अपराध दंड का सिद्धांत। सिर्फ 2 टॉपिक। 2016 की भर्ती में पूरी की पूरी आईपीसी रख दी गई। लेकिन मजे की बात यह है कि जब 2011 दरोगा भर्ती का मेंस आया तो इस पूरी मूल विधि को लोग आईपीसी कह करके बुलाया करते थे, क्योंकि इससे पहले ये परीक्षाओं में होता नहीं था। सामान्यतः वनडे एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता था। जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षाओं में होता था, या फिर जो लॉ से आईएएस पीसीएस की परीक्षाएं देते थे उनके सिलेबस में होता था। लेकिन सामान्यतः जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर यह विषय नहीं था। तो मूल विधि को, यानी ये जो टॉपिक हैं, इनको लोग आईपीसी कह करके बुलाया करते थे और समझते थे कि आईपीसी है, जबकि आईपीसी ही नहीं था इस सिलेबस में। सिर्फ 2 टॉपिक उसके थे, आत्मरक्षा का अधिकार और अपराध दंड का सिद्धांत। लेकिन 2016 की भर्ती में भारतीय दंड विधान यानी भारतीय दंड संहिता को शामिल कर दिया गया। दूसरा जो टॉपिक है, यहां देखिए, ये पहला तो समझ लिए, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये भी 2011 की वैकेंसी में नहीं था सिलेबस में, इसको भी 2016 में रखा गया। और ख़ास बात ये है कि ये दोनों मिल करके उतने बड़े टॉपिक हो जाते हैं जितने में ये पूरा आता है, यानी कि ये दोनों सबसे बड़े टॉपिक हैं। यातायात नियम, इसमें जो आप मोटरयान अधिनियम इसके तहत पढ़ेंगे। मोटरयान अधिनियम अलग कानून है यातायात को कंट्रोल करने के लिए। अभी पिछले साल बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं,
तो जो हम आपको पढ़ाएंगे या आप स्वयं भी पढ़ेंगे तो उस बदले हुए नियम को पढ़ना है। कारण ये है कि जब किसी अधिनियम में बदलाव होता है तो उस बदलाव को लेकर के ही ज़्यादातर सवाल बनाए जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस साल की परीक्षा के लिए, किसी से छुपा नहीं है। स्वयं आप जानते हैं कि यातायात जुर्माना चालान को लेकर के कितना ज़्यादा विवाद उठा था अभी पिछले वर्ष हमारे देश में। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ये 2011 की भर्ती में भी था, 2016 की भी भर्ती में इसको रखा गया और अब जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता है ये। भर्ती बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ पर्यावरण संरक्षण लिखा हुआ है, जबकि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होता है। ये पहले भी था, 2016 में भी था और इस साल आने वाली वैकेंसी में भी ये सिलेबस का हिस्सा है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका तो हमने वीडियो भी आपको YouTube पर हमें देना है, हम आपको इसका वीडियो भी जारी करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, इसका वीडियो हम आपको YouTube पर दे चुके हैं, आप उसका अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। ये पहले भी था, यानी कि ये विषय 2016 में भी था, अब भी है, 2016 के पहले 2011 की वैकेंसी में भी था। आयकर अधिनियम नया शामिल किया गया 2016 UPSI मूल विधि के सिलेबस में। इससे पहले 2011 में यह टॉपिक के अंदर नहीं था। आयकर अधिनियम में एक इसकी खास विशेषता है कि जब नया बजट आता है, टैक्स स्लैब बदलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बजट आने के बाद जो इनकम टैक्स की छूट होती है, कभी कभी उसको बढ़ा दिया जाता है कि अब छूट यहाँ तक रहेगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10% टैक्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20% टैक्स। ऐसा बजट जब आता है तो प्रावधान कर दिया जाता है। इसके अलावा आयकर को लेकर के और बहुत सारे नियम उस बजट के जरिए बनाए जाते हैं। तो खास बात ये हो जाती है कि इस अधिनियम में पूरी संभावना होती है कि कुछ प्रावधान हर साल बदल जाएं, तो उस बदले हुए प्रावधान को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। यानी कि आप अगर पिछले साल आयकर अधिनियम पढ़े हुए हैं तो इस साल आपको देखना होगा कि कहीं किसी प्रावधान में बदलाव तो नहीं आया है। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को 2014 में ड्राफ्ट किया गया संशोधन के लिए। ये 1988 का अधिनियम है, लेकिन 2014 में इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया गया और 2018 में जाकर के फाइनली संशोधित प्रावधान लागू हो चुके हैं। मैंने इस चैप्टर का वीडियो 2 पार्ट में बनाया है और दोनों को YouTube पर आपके लिए दे दिया है। आप वो एक संशोधित अध्ययन सामग्री है जिसका आप अध्ययन वहाँ से कर सकते हैं। पूरी जानकारी उस वीडियो के जरिए आपको मिल जाएगी। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सब इंस्पेक्टर के लिए ये। अब यहाँ देखिए, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का संरक्षण। वास्तव में जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के संरक्षण संबंधी प्रावधान। तो उतना लंबा ना करके शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया। अब इसके संरक्षण संबंधी जो अधिनियम है और प्रावधान है, ये ऐसे सीधे तौर पर तो आ नहीं जाएगा। आमतौर पर लोग इनको क्या इनके हित में होता है वैसा लोग बता देते हैं, या बच्चे अनजान हैं अभी इन विषयों को लेकर के, तो बड़े ही शॉर्ट तरीके से वो पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए, महिलाओं का संरक्षण मैं आपको जो पढ़ाऊंगा या आपको स्वयं भी पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि सारे लोग मुझसे ना पढ़ पाएँ, तो उनके लिए राय है कि अगर आप स्वयं पढ़ने बैठते हैं तो एक एक करके, यानी महिलाओं के संरक्षण को आप अलग पढ़ेंगे,
बच्चों के संरक्षण को अलग पढ़ेंगे और SC/ST के संरक्षण को अलग पढ़ेंगे। अब इस महिलाओं के संरक्षण में अगर आप आते हैं तो देखिए कितनी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ सकती हैं। जैसे पहला क्या है, संविधान में क्या संरक्षण है, यानी कि हमारे संविधान में महिलाओं को लेकर के क्या संरक्षण है वो आपको ढूंढना होगा। IPC महिलाओं को क्या संरक्षण देती है, यानी महिलाओं के खिलाफ कौन से कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है वो आपको देखना होगा। CRPC में महिलाओं को क्या संरक्षण है वो भी आपको देखना होगा, जैसे कि महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित क्या नियम कानून हैं। इसके अलावा गर्भ का चिकित्सकीय समापन, यानी जो गर्भपात से संबंधित नियम हैं वो आपको पढ़ना होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 ये आपको पढ़ना होगा। अश्लीलता से संबंधित क्या प्रतिबंध या अधिनियम हैं वो आपको पढ़ना होगा। वेश्यावृत्ति से संबंधित क्या नियम हैं वो आपको पढ़ना होगा। यानी कि इतने सारे अधिनियम। अब इसमें एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दहेज प्रतिषेध, यानी दहेज को रोकने के लिए क्या नियम हैं। तो बहुत सारे इसमें अधिनियम हैं जो सिर्फ महिलाओं के संरक्षण में आपको पढ़ना पड़ सकता है, और बिना उसको पढ़े आप महिलाओं को पूरा संरक्षण कैसे दे सकते हैं। इसी तरीके से जब आप बच्चों के संरक्षण में आते हैं तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, बच्चों के संरक्षण में अगर आप सीखते हैं, अब उठा के ले आते हैं हम बच्चों का, तो सबसे पहले भारतीय दंड संविधान लेते हैं, यानी इनको भी संविधान में जैसे अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है, आपको मालूम है अनुच्छेद 24 में बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाए जाने का निषेध है। आपको ये भी मालूम है अनुच्छेद 45 के तहत कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख, यानी संविधान में बहुत सारे संरक्षण बच्चों के लिए दिए गए हैं। दूसरा है IPC के तहत क्या प्रावधान है, तो IPC में धारा 82, 83 जैसे बहुत सारे प्रावधान हैं। 82, 83 के अलावा बच्चों का जो अपहरण है, व्यपहरण है, बच्चों को कोई अश्लील वस्तु बेचने पर प्रतिबंध है, ऐसे बहुत सारे संरक्षण भारतीय दंड संहिता देती है बच्चों को, यानी 2 यहाँ हो गया। इसके बाद आप आते हैं तो बाल श्रमिक निषेध एवं नियमन अधिनियम, बाल श्रमिक निषेध एवं नियमन अधिनियम आपको पढ़ना होगा कि बच्चों को कारखानों में या साधारण कार्यों में कार्य पर कैसे लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, उसको लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं। ये पुराना था कारखाना अधिनियम 1948 का, इसके कुछ प्रावधानों को आपको जानना होगा। कारखाना अधिनियम यानी बच्चों को लेकर के कारखाना अधिनियम कौन सा संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो से निर्भया घटना हुई थी, निर्भया कांड दिल्ली में। उन अपराधियों में एक व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का था और उसको जुवेनाइल जस्टिस यानी जो बच्चों के लिए कानून है, किशोर न्याय अधिनियम, उसके तहत उसको छूट मिल गई और वह 3 साल विशेष गृह में गया, उससे ज़्यादा की सज़ा उसको मिल नहीं पाई। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम हो जाता है ये किशोर न्याय अधिनियम। इसमें 2016 में संशोधन आया, JS वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद इसमें संशोधन किए गए।
तो पहले 18 वर्ष तक के बच्चों को अपराधी नहीं माना जाता था, फिर संशोधन करके इसको कुछ शर्तों पर 16 वर्ष किया गया। सीधे सीधे कई लोग मान लेते हैं कि 18 की जगह 16 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर एक परामर्श बोर्ड है, सलाहकार बोर्ड, उसकी सिफारिशों पर कहा जाता है कि इसको 18 साल का प्रावधान लागू होगा या 16 साल का प्रावधान लागू होगा। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो किशोर न्याय अधिनियम, संशोधित किशोर न्याय अधिनियम के तहत आप पढ़ने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे अधिनियमों को आपको पढ़ना पड़ जाता है, तभी आप बच्चों का संरक्षण समझ पाते हैं, अन्यथा उसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए, एक बाल विवाह भी इसी में आता है, बाल विवाह अधिनियम। तो इतने टॉपिक तो आपको यहाँ पढ़ने पड़ जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपके पास ये टॉपिक रहे, और रिवाइज करके महिलाओं के संरक्षण में जो टॉपिक हमने यहाँ लिखे थे, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ अभी SC ST को बताने के लिए, तो इतने टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो ये बच्चों वाला पूरा होगा। इसके पीछे जो हमने इतने ही टॉपिक करीब लिखवाए थे, उसको आप पढ़ेंगे तो ये महिलाओं का संरक्षण पूरा होगा। और इसके बाद SC ST का आ जाएगा, और SC ST में IPC और CRPC के तहत तो आपको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो किसी भी वर्ग के द्वारा किया जाता है उसको समान अपराध के रूप में रखा गया है। लेकिन पहला संरक्षण संविधान से इनको मिलता है, और बहुत ही व्यापक संरक्षण मिलता है, चाहे वो अनुच्छेद 15, 16 के आरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो 332 के तहत विधानसभा में सीटों का संरक्षण हो, उनका आरक्षण हो, चाहे वो 335 के तहत सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हो, चाहे वो 338 और 338 के तहत आयोग बनाने का प्रावधान हो। ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो संविधान के तहत SC ST को संरक्षण देते हैं। और जो सबसे बड़ा संरक्षण प्राप्त होता है SC ST को, वो है 1989 का अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सवाल आना तय है SC ST के संरक्षण में। अभी 2 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गिरफ्तारी को लेकर के कुछ रोक लगा दिया था, तो इस पर बड़ा आंदोलन हुआ था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संसद के द्वारा कानून बना करके समाप्त किया गया और यथास्थिति को कायम रखने के लिए प्रावधान किया गया। तो वो सब क्या थे, कौन सी धाराओं में बदलाव था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि इन सभी टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक भरे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको आप रासुका कहते हैं, छोटा सा अधिनियम है, 18 धाराओं के साथ बनाया गया है 1980 में। निवारक निरोध की विधि है, ये अलग एक्ट है। IT अधिनियम, यानी कि जो साइबर लॉ है, साइबर अपराध अलग है, ध्यान रहे। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इसको कहा जाता है। IT मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनहित याचिका, ये जो जनहित याचिका, वास्तव में तो ये संविधान का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे देश में जनहित याचिकाएं कानूनी निर्णय से विकसित हुई हैं, इसलिए इसको मूल विधि का हिस्सा बना दिया गया जनहित याचिका को।
महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को आप अलग से लिस्ट बना करके नहीं पढ़ेंगे, अन्यथा आपको ये कभी याद नहीं होगा। जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे उस टॉपिक में क्या मुकदमे आए हैं, क्या रेफरेंस लिया गया है, उसी के क्रम में उन्हीं घटनाओं से जोड़ करके जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय याद हो पाएंगे। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ये पहले टॉपिक में नहीं था, 2016 के वैकेंसी के साथ इसको यहाँ रखा गया। इसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आज़ादी के पहले के हैं हमारे देश में। उन कानूनों के साथ वर्तमान कानूनों को और उसकी प्रक्रियाओं को यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, तब जा कर के मूल विधि का टॉपिक कंप्लीट होगा। यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस का चौथा पार्ट जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, वो 3 खंडों में बटा हुआ है। उस 3 खंड में जो पहला खंड है उसको भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं जो विधि के टॉपिक हैं, रीजनिंग के टॉपिक नहीं हैं। इसलिए उसका भी अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ये आप उस सिलेबस में जा कर के देख सकते हैं। मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं वो सारी टॉपिक को रख करके आपको पढ़ाऊँगा। तो इस तरह से जो विधि है सामान्यतः वो दिखती एक सिंगल है, पर उसके अंदर बहुत सारे होते हैं। अगर आप इस 16 टॉपिक को लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक तो यही जुड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से इन सब को मिला के कम से कम 10 टॉपिक मैंने आपको इसके अंदर से निकाल करके दिखाया है। उन सब का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। विधि की एक खास विशेषता होती है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो विधियां निश्चित हैं हमारे देश की, पूरा पढ़ लिया है और पूरा याद है आपको, तो आप सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको वो मेरिट बढ़ा सकता है आपके लिए। नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जैसा कि पिछली बार की परीक्षा में हुआ। 6 लाख लोगों ने परीक्षा दिया और उसमें से मात्र 6300 लोग ऐसे थे जो सभी विषयों में 50% अंक प्राप्त कर पाए। बाकी 5,94,000 लोग करीब करीब फेल हो गए। रीजन यही था कि उन्होंने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया और वो 50% अंक इस सेक्शन में लाने में नाकामयाब हो गए और असफल हो गए। लड़ाई न्यायालय में चलने लगी। तो इस महत्वपूर्ण पार्ट को जैसा हमने समझाया उस तरह से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके उस समस्या को बताएंगे। हम उसका सलूशन निश्चित रूप से आपको रिप्लाई करके या फिर हम वीडियो बना करके उन सारी समस्याओं को एक साथ सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।